we have come to the summarize this entire payroll, right? So लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया कि पेरोल प्रोसेस जो होता है उस पूरे प्रोसेस को हम 5 मेन स्टेप्स में पढ़ सकते हैं. देयर आर 5 मेन स्टेप्स इन व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड द एंटायर पेरोल प्रोसेस. द फर्स्ट वन इज प्री पेरोल प्रोसेस. ठीक है, प्री पेरोल प्रोसेस. द सेकंड वन इज पेरोल प्रोसेस. द थर्ड वन इज पोस्ट पेरोल प्रोसेस. और उसके बाद पे आउट एंड द लास्ट वन इज रिपोर्टिंग. देखिए, इतना दूर पेरोल पढ़ने के बाद अब आप खुद बताइए कि प्री पेरोल प्रोसेस यानी पेरोल में एंट्री करने के पहले क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो प्री पेरोल में आप डाल सकते हैं, बताइए. Razvi, you should participate. We have done it in the class. And Priya. देखिए मैम बोले. देखिए, हाँ बोलो बोलो. मैम फर्स्ट हमको सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ता है अलग अलग जगह से कि कौन सा एम्प्लॉय को कितना देना है सैलरी वो. देन आफ्टर इंफॉर्मेशन उस पे गैदर ये करना. और उसके बाद मैम मैम प्री फॉर पेरोल में तो यही 2 प्रोसेस. प्री पेरोल में देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें जहां 2-2.5 लाख लोग अगर काम कर रहे हैं तो वहां एक ऑनगोइंग प्रोसेस होगा कि लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं. पेरोल मैनेजमेंट को पहले ये चीज सर्टिफाई करना होता है कि आप किनकी सैलरी बना रहे हैं. ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी रिपीटिशंस इन द सैलरी ऑफ समबडी हु इज ऑलरेडी प्रेजेंट, और किसी वैसे को सैलरी बन के डायरेक्ट ना हो जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चुका है. तो ये सारी चीजें को प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखना, इसका इंफॉर्मेशन गैदर करना कि क्या देना है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, वहाँ कैसे काम ऑपरेट होता है. ठीक है, ये सारी चीजें प्री पेरोल प्रोसेस में आती है. प्लस स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस एंड बेनिफिट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपको ये ध्यान रखना होगा और सारा डेटा कलेक्ट करना होगा. किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड भी तो तुमको सारा डेटा कलेक्ट करना होगा ना उसका पेरोल प्रोसेस बनाने के पहले. उसका लीव कितना है, उसका अटेंडेंस कितना है, ठीक है, उसको बोनस कितना मिलना है, अगर इंसेंटिव बेस्ड जॉब है तो उसको इंसेंटिव कितना दिया जाना चाहिए, उसने कोई लोन ले रखा है तो उसका डिडक्शंस कितना होना चाहिए, उसके ईएसआई का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, उसके ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए. यू गेटिंग माय पॉइंट? आप पहले डेटा कलेक्ट करते हैं तभी तो उसको फीड करते हैं. तो ये आता है आपका प्री पेरोल प्रोसेस. अब पेरोल प्रोसेस क्या होता है? सी, पेरोल प्रोसेस इज द एक्चुअल प्लेस वेयर वर्किंग ऑफ योर पेरोल इज डन. मतलब ये एक्चुअल में वैसी जगह है, पेरोल वैसा स्टेप है जहाँ की आपके सारे डेटा को वैलिडेट करके, ये ध्यान रखिएगा, डेटा वैलिडेट होता है यानी डेटा की ऑथेंटिसिटी टेस्ट होती है कि वो डेटा ऑथेंटिक है या नहीं है. The other day also I told you the difference between data and information. क्या difference होता है data और information में? बता. डेटा सिस्टमैटिक वे में होता है और इंफॉर्मेशन इनसिस्टमैटिक वे में होता है. किसने बोला? अभिजीत ने. क्या बोला? डेटा सिस्टमैटिक होता है. यस मैम. और डेटा जो इंफॉर्मेशन अनसिस्टमैटिक भी हो सकता है. जैसे कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फिर इसका हम कलेक्ट करके इसको डाटा बना सकते हैं. तुम उल्टा बोल दिए. ठीक है, डेटा अनसिस्टमैटिक होता है बिकॉज डेटा इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. कोई रॉ फैक्ट्स, मान लो कि कोई कंपनी है, उसने बोला कि मुझे ये डेटा दीजिए कि पटना में बजाज बाइक का कितना, मान लीजिए कि बिहार में अगर इंफॉर्मेशन डेटा मांग रहा है कि डेटा कलेक्ट कीजिए कि कितनी बजाज बाइक्स बिकी पूरे बिहार में. ये हो गया तुम्हारा डेटा. तुम कलेक्ट करोगे कि नंबर ऑफ सेल्स कितना हुआ. लेकिन अगर तुमको ये बोला जाए, बजाज कंपनी अगर आपको ये बोले कि आप ये बताइए कि पटना के किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम सेल हुआ, तब आपको उसको प्रोसेस करना होगा कि नहीं?
ठीक है, उसको प्रोसेस करोगे और पूछेगा कि किस मंथ का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, तो उससे वो ध्यान देते हैं कि दिवाली के समय सेल ज्यादा होता है, कि कौन सा मंथ इज नॉट अ गुड मंथ फॉर सेल। तो ये हो गया तुम्हारा इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखना कि डेटा इज ऑलवेज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपने जो कलेक्ट कर लिया वो डेटा हुआ, लेकिन आप जब उसको प्रोसेस कर लेते हैं कोई यूजफुल काम के लिए, यूजफुल कोई इन्फॉर्म करने के लिए, देन दैट इज इंफॉर्मेशन। ओके, सो इसी तरीके से आपने जो प्री पेरोल में कलेक्ट किया, वो डेटा कलेक्ट किया, उसको वैलिडेट किया कि हाँ डेटा सही है या नहीं है, एंड देन यू फीड इट इन द पेरोल प्रोसेस। What is payroll process? This is the actual process where the salary processing takes place to arrive at the gross and net salary that you will get. है ना, जो ग्रॉस और नेट सैलरी आपको मिलेगी, पेरोल प्रोसेस में सब कुछ होता है, डिडक्शंस होता है, जो आपका इनकम टैक्स का है, पीएफ का है, ये सब कुछ डिडक्शन होके नेट पे अराइव किया जाता है। तो वो नेट पे यानी जो आपका टेक होम सैलरी क्या होगी, ये हुआ पेरोल प्रोसेस। अब देखिए, आप एज एन एम्प्लॉई यू विल ऑलवेज बी कंसर्न्ड टुवर्ड्स द फैक्ट कि मुझे मेरी सैलरी मिल गई एंड दैट्स इट, है ना। उसके बाद आप दिमाग लगाते हैं? कुछ दिमाग नहीं लगाते। आपकी सैलरी सही से आपको मिल जानी चाहिए। You should get the salary that you're supposed to take home. You get that salary, but the role of payroll management does not stop here. It has more works and more functions to perform. For example, when your EPF gets deducted, when your provident fund gets deducted, do you have to take the onus of going through the entire process of submitting it in the organization? No, ये पैसा आपको कट के मिलता है, लेकिन कटने के बाद यानी आपका पैसा काटने के बाद एम्प्लॉयर को आपका शेयर 12% मिलाने के बाद ये पैसा जमा करना होता है ईपीएफओ में, है ना। ये सब आपका काम नहीं है ना, वहां पे वो ईपीएफओ में पैसा जमा करते हैं, वहां से रिसीट, आपका जो पीएफ नंबर है उस पे उसकी रिसीट जनरेट होती है कि हाँ ठीक है आपका इस महीने का पीएफ कट गया। सिमिलरली ईएसआईसी का भी वैसा ही होता है कि ईएसआई में कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं एम्प्लॉइज? ईएसआई बताओ। 12%। ईएसआई में 12% देते हैं। अरे 0.75 देते हैं ना, 0.75%, और एम्प्लॉयर 3.25% देते हैं। तो ईएसआई में मान लो उतना ही कंट्रीब्यूशन हुआ, तो ईएसआईसी का एक नंबर होता है, सब चीज का अकाउंट रखा जाता है ना। ईएसआईसी का नंबर है, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहां पैसा जमा करती है, जमा करने के बाद रिसीट जनरेट होता है, तब आप जब खोलेंगे तो आपको पता चलेगा आपके सैलरी स्लिप में कि हाँ आपका पीएफ कट गया। ये सब पोस्ट पेरोल प्रोसेस है ना। पेरोल में आपका सैलरी बन जाने के बाद का प्रोसेस है ये सब। कैन यू गेट दिस? ठीक है, ये पोस्ट पेरोल प्रोसेस है। अच्छा, और पोस्ट पेरोल प्रोसेस क्या है? देखिए, यू आर स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस आप जानते हैं। यू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट सैलरी इज अ मेजर ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, right? So is it not supposed to be mentioned in the books of accounts? Books of It is accounts, necessary. it is necessary कि अकाउंट बुक में ये मेंशन होगी कि कितनी सैलरी दी जा रही है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को। बात सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, बात ये भी होती है कि कितना मैन पावर पे खर्च कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। इससे उसको अपना असेसमेंट भी करना होता है कॉस्ट का, कॉस्ट और रेवेन्यू का, ठीक है, कि कितना खर्च कर रहा है, क्या ट्रेनिंग में वो और खर्च कर सकता है, क्या उसको कॉस्ट कट डाउन किया जाना चाहिए, वो ज्यादा पैसा दे रहा है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, है ना। तो आपने सुना होगा कि कहीं मारुति ने अपना प्लांट बंद कर दिया, कहीं पे किसी जगह स्पेशल जगह का प्लांट को क्लोज कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि प्रॉब्ली दैट
branch is not earning enough profit as much as it should be, or that the cost incurred on that branch is more than the revenue generated. ये सारी चीजें जब तक आप अपना अकाउंट्स बुक देखेंगे नहीं, मेंशन नहीं करेंगे, सैलरी को अपडेट नहीं करेंगे, सैलरी का कॉस्ट, तो आप ये सब स्टेप्स नहीं ले सकते, राइट? यू कैन नॉट टेक दीज स्टेप्स. इसीलिए ये सब पोस्ट पेरोल प्रोसेस में आता है कि आपका सारा बाकी चीजों का भी अपडेट उसमें होता है. रिपोर्टिंग, फिर इससे ये भी पता चलता है कि कौन सा ब्रांच उसका प्रॉफिट में ऑपरेट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, मैन पावर पे कितना खर्च हो रहा है. अभी अगर इन चीजों का रिकॉर्ड ना हो तो ये कोविड में जो सैलरीज वगैरह कट डाउन हुई, ये कॉस्ट रेवेन्यू का ही तो बैलेंस देख करके हुई थी, राइट? तो आपको इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो पेरोल वाले हैं उनको तो मतलब है पेरोल मैनेजमेंट में, कि पोस्ट पेरोल भी उनको बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करना होता है, राइट? अब देखिए ये चीजें हुई. The fourth step that we will come across is payout. Payout का क्या मतलब है? Say for example, Simage organization gives us the salary, है ना? पेरोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, मान लीजिए सिमेज ऑर्गेनाइजेशन हम फैकल्टीज को सैलरी देती है, तो इसके लिए क्या होगा? सिमेज का बैंक में अकाउंट होगा, सिमेज के नाम पे बैंक में अकाउंट होगा, हमारा सारा डिटेल्स, जिस फैकल्टी को जितना पैसा देना है, दिस डिटेल मस्ट बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन which will again make it available to the bank people कि इसका सैलरी इस डेट पे डायरेक्ट करना है ना? तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो सिमेज का अकाउंट है बैंक में, उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए ताकि वो अपने फैकल्टीज को पेमेंट कर सके, राइट? And see, the most, there are many processes by which salary is given, like they can give it to you in cash, in bank account, in check. सबसे कॉमन बैंक अकाउंट होता है ना? आज के डेट में भी सबसे कॉमन क्या है? बैंक अकाउंट है. So for that it is important that this organization has sufficient balance in its account in the bank, and then it will direct the bank with my employee ID, I mean whoever's employee ID, how much salary is to be provided to us, and then the salary is given. ये भी पेरोल प्रोसेस में आएगा, है ना? सैलरी बना लिए आप, लेकिन दिया कैसे जाएगा? ये पे आउट में, उसमें पे आउट में आएगा. उसके बाद देखिए जो फाइनल स्टेप होती है वो होती है रिपोर्टिंग. हाँ, तो वो रिपोर्टिंग आप समझ गए कि रिपोर्टिंग उस हर चीज को, सैलरी के हर डिटेल्स को रिपोर्ट किया जाता है. रिपोर्ट भी प्रिपेयर होती है, हर कंपनी का एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी प्रिपेयर होता है जिसमें सैलरी इज अ मेजर कॉस्ट. सैलरी ऐसे भी एक मेजर कॉस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसीलिए उसका डिटेल्स बहुत अच्छे से रखा जाना और उसको प्रॉपर रिपोर्ट में कन्वर्ट करके रखना इज इम्पोर्टेंट. ओके अभिषेक, यू गॉट इट? Yes, ma'am. Okay. So did you write in the last class, Ashutosh? यस मैम, 5 पॉइंट लिख लिए थे रिपोर्टिंग तक. 5 points, और उसके बाद बाकी नहीं लिखे हो डिटेल्स ना? नो मैम. Okay, then you start writing. Right. Before reaching the amount. ये हो गया था मैम, फर्स्ट पैरा हो गया था. अच्छा, बिफोर रीचिंग द अमाउंट. अच्छा ठीक है, I'll repeat it. Someone has not written. 2 मिनट लगेगा सिर्फ, ठीक है? Before reaching the amount that an employer is supposed to pay, before reaching the amount that an employer is supposed to pay to the employees, the payroll process needs planning. The payroll process needs planning which covers the majority part of payroll process. Which covers the majority part of payroll process.
which covers the majority part of payroll process. ठीक है? The various pre-payroll activities are pre-payroll activities are number 1, setting up the salary part. Setting up the salary part. Number 2, gathering data of the month. Gathering data of the month. That will be fed as input. That will be fed as input. ब्रैकेट में डाल के लिखिए लीव, अटेंडेंस एक्सेट्रा. लीव, अटेंडेंस आप और भी लिख सकते हैं जैसे शिफ्ट वाइज कैलकुलेशन, टैक्स. ठीक है. थर्ड, gathering data. Third, taking into account statutory compliances. Taking into account statutory compliances. इनपुट के बाद इनपुट बस जैसे इनपुट में डाल लो, ब्रैकेट में डाल के लिख लो क्या एग्जांपल होगा इसका, जैसे लीव, अटेंडेंस, शिफ्ट वाइज कैलकुलेशन एक्सेट्रा. ये सब मैम हमारा प्री-रोल प्रोसेस है. हाँ, प्री पेरोल प्रोसेस में क्या आप इसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ना, किस एम्प्लॉय का कितना लीव हुआ, अटेंडेंस ये सब. नेक्स्ट, टेकिंग इनटू अकाउंट स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस, कंपनीज पॉलिसी. Statutory compliances, companies policy, law and regulation. Statutory compliances, companies policy, law and regulation. Next, validating the information. Validating the information. Validating the information के ब्रैकेट में लिखिए to avoid any repetition or omission. To avoid any repetition or omission. Done writing? अब लिखिए payroll process. Next process. Payroll process. This is the stage where actual work towards salary calculation is done. एक्चुअल के बाद में Actual work towards salary calculation is done. Actual work towards salary calculation is done. This follows the pre-payroll process. This follows the pre-payroll process. Once the verified data is fed in the system, once the verified data is fed in the system, the net pay is obtained.
The net pay is obtained after the adjustments of necessary tax and deduction. After the adjustments of necessary tax and deduction. ठीक है, लिख लिया? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट लिखिए पोस्ट पेरोल प्रोसेस. Post payroll process. The employer also has the task of carrying out. The employer also has the task of carrying out. The employer also has the task of carrying out post payroll process, which includes post payroll process, which includes point number 1, review, comma, generating and issue of payslips. Review, comma, generating and issue of payslips. मैम इश्यू के बाद इश्यू ऑफ इशू ऑफ पे स्लिप्स, वो पेमेंट का स्लिप आता है ना कि कितना सैलरी का स्लिप जो आता है उसको कहते हैं यस मैम पे स्लिप. PAYSLIPS पे स्लिप्स. सेकंड पॉइंट TDS report and cash report. TDS report and cash report. TDS report and cash report. Next लिखिए producing employee information like थर्ड मैम producing employee information like CTC, gross and net pay, producing employee information like CTC, gross and net pay, comma, bonus, loss of pay, bonus, comma, loss of pay, comma, commissions. कमीशन या ओमिशन Commission. Next लिखिए statutory compliances like EPF and ESI deductions, EPF and ESI deductions, and remitting the same, REMITTING, and remitting the same to government agencies. And remitting the same to government agencies. Remitting the same to government agencies. Payroll process, post payroll process में ही आता है ना कि आपका जो डिडक्शन हुआ वो तो ठीक है, लेकिन उसको जो प्रॉपर EPFO है या ESIC है वहां पे पैसा भेजना भी पोस्ट पेरोल प्रोसेस का काम है. ओके नेक्स्ट लिखिए कीपिंग रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ पेरोल अकाउंटिंग. Keeping record for the purpose of payroll accounting. Because salary is one of the significant operating costs. मैम कीपिंग रिकॉर्ड फॉर पे आउट For payroll account, payroll accounting. Payroll accounting
because salary is one of the significant operating cost. Because salary is one of the significant operating cost which has to be maintained, in the books of accounts. Which has to be maintained in the books of accounts. Okay. Next process, payout. Payout. Normally, a company gives salary by bank account. Normally, a company gives salary by bank account. So it has to ensure that it has enough funds to make the salary payment. So that upon sending a salary bank advice, salary upon sending SENDING, upon sending a salary bank advice statement, to the concerned branch, salary can be given. Salary can be given. Okay. And write the next point, reporting. Reporting. Since salary is a major cost to the company, so accurate report मैम एक बार फिर मेजर कॉस्ट ऑफ to the company, so accurate report containing information such as department or location wise employee cost, department or location wise employee cost, has to be analyzed to make many decisions.
to make many decisions. Okay. This was the payroll process. We divided this payroll process into 5 different steps in order to understand it properly कि आपको जहां तक सैलरी मिल जाती है उसके बाद पेरोल मैनेजमेंट का काम खत्म नहीं होता है. ठीक है. By the end of the syllabus you'll come to know why there is so much hue and cry about payroll management. Okay. Payroll management is a tedious work and it is a complicated work because salary and transaction of money is involved. Fine. Payroll process.